ओके। सो हम लोगों ने अब तक जो लास्ट क्लासेस में एक्चुअली जो फेडरलिज्म जो हमारा मेजर टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप है, उसमें पहला ये है कि लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स कैसे रेगुलेट और कंडक्ट होती है। तो उससे रिलेटेड हमने पूरा एक डिस्कशन किया, जिसमें आर्टिकल 245, 246, 248, 249 और उसके बाद एक दो कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल 249 और 252 वगैरह। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की कि कैसे लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप्स आपके रेगुलेट। अब यूनियन और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव के अलावा एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल रिलेशनशिप, जो काफी इंपॉर्टेंट एक एक्चुअली टॉपिक है। अ, और इस फाइनेंशियल रिलेशनशिप में भी आप देखिए, एक्चुअली फाइनेंशियल रिलेशनशिप को अगर मैं कहूं तो दैट इज ऑल अबाउट द टैक्स रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। और अगर हम लोगों को ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप हम लोगों को कि टैक्स का जो रिलेशनशिप्स है यूनियन और स्टेट के बीच में, इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो चीज हमें समझ में आ जाती है तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसा हमारे लीगल हिस्ट्री में भी रहा है कि जो बेस्ट, जिन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस टैक्स से स्टार्ट की है, टैक्सिंग लिटिगेशन से स्टार्ट की है, दे बिकम अ गुड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। चाहे आप नानी पालकी वाला जी कहिए, या फिर इवन हरीश साल्वे, दातार सर वगैरह, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस टैक्स से स्टार्ट की और वो अपने आप में फ्यूचर में बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स बने। तो और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी, मैं इसके बारे में जब थोड़ा पढ़ रहा था तो मुझे एक फ्रेज मिली कि डेथ एंड टैक्सेस। एक्चुअली एक राइटर है, डैनियल डिफॉइस करके, उनका एक पब्लिकेशन है। डैनियल डिफॉइस, उनका एक पब्लिकेशन है, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द डेविल। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द डेविल, जो कि 1726 में पब्लिश हुई। एट दैट टाइम ही हैज यूज्ड द वर्ड दैट इज डेथ एंड टैक्सेस। तो उनका कंसर्न ये था कि दुनिया में दो चीजें ऐसी है जो परमानेंट है, वन इज डेथ एंड अदर इज टैक्स। ठीक है, आप उससे बच नहीं सकते हो। और उसी कोट को बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिकन स्टेट्समैन रहे बहुत बड़े, उन्होंने भी एक लेटर में ये लिखा है कि आवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ एस्टेब्लिश एंड हैज एन अपीयरेंस दैट प्रोमिसेस परमानेंसी, बट इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। ठीक है, तो आप इस वर्ल्ड में, बाकी सारी चीजें टेम्पररी, बट देर आर द टू थिंग्स विच आर परमानेंट, आप उनसे बच नहीं सकते। वन इज डेथ एंड अदर इज टैक्सेस। तो टैक्सेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग थॉरली एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे टैक्सिंग रिलेशनशिप है यूनियन और स्टेट के बीच में। देखिए, सर ये फेडरलिज्म में किसने बोला था? ये एक्चुअली आवाज कर गई थी कुछ, ये क्या था टैक्सेस वाला? ओरिजिनली जो पब्लिकेशन, जो द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द डेविल है, उसमें डैनियल डिफॉइस, DANIEL, डैनियल डिफॉइस राइटर थे। DEFOES, DEFOES, ठीक है, डैनियल डिफॉइस। सो देखिए, फेडरलिज्म में अब तक हम लोगों ने ये चीज देखी है कि फेडरेशन में दो यूनिट्स जनरली होती है। इंडिया के केस में तीन यूनिट है, पर फिर भी जनरली दो यूनिट्स, एक तो यूनियन और स्टेट्स। अब आपने यूनियन और स्टेट के बीच में एक फेडरल स्ट्रक्चर में, यूनियन और स्टेट के बीच में जो फंक्शंस है वो डिवाइडेड कर रखे, जो हम लोगों ने देखी है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स बेसिकली यूनियन और स्टेट के बीच में हम लोगों ने भी डिवाइड कर रखी है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में। डिफरेंट फंक्शंस आपने असाइन कर दिए दोनों को कि भाई ये चीजें जिन पे आप लोग लॉ बनाइए, ये चीजें इस पे आप लोग लॉ बना सकते हैं। अब ये तो हो गया एक पार्ट। बट अगर आपको उन टॉपिक्स को फंक्शनलाइज करना है, लॉ बनानी है, पॉलिसीज बनानी है उन टॉपिक्स पे, तो सिर्फ पेपर्स पे बनाने से कुछ नहीं होगा। उनको प्रॉपर अगर फंक्शनलाइज करना है तो यू नीड अ फाइनेंस, आपको पैसों की जरूरत रहेगी, उसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सेपरेटली
जो आपने लेजिस्लेटिव फंक्शन डिवाइड कर रखे हैं, उसके साथ साथ आप हमारे सिस्टम में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ये भी होता है कि जो टैक्स की जो पावर, आपको फाइनेंस बेसिकली आता कहां से, जब आप टैक्स इंपोज करोगे, दैट इज द मेजर सोर्स। तो आपने टैक्स की पावर से वो भी उसी तरीके से अलग अलग असाइन कर रखी, यूनियन और स्टेट को, कुछ कॉन्करेंट में भी है लेकिन वो बहुत कम। तो आपने टैक्स पावर भी असाइन कर दी, बेसिक लेजिस्लेटिव जो पावर्स थी जिनको हम लोग नॉन टैक्स एंट्रीज बोल देते थोड़ी देर के लिए, वो तो असाइन की है। लेकिन उन नॉन टैक्स एंट्रीज, नॉन टैक्स जो टॉपिक्स है उनको फंक्शनलाइज करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए, उसके लिए आपने टैक्सेस को भी डिवाइडेड कर रखा है, जो कि जरूरी। अब यहां तक ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल रिलेशनशिप सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं कि आपने टैक्स पावर डिवाइडेड कर दी बस खत्म हो गया, कि एक फेडरलिज्म में सब कुछ अच्छा चलेगा, नहीं। क्योंकि मान लीजिए आपने, जैसे सपोज सेल टैक्स, मान लीजिए एक किसी स्टेट के अंदर जो भी चीजें बेची जा रही है उन पे टैक्स के लिए आपने स्टेट को पावर दे रखी। बट स्टेट सेल तब करता है जब उसके यहाँ, जनरली जब उसके यहाँ कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, या उसके पास उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कोई रिसोर्सेज है, तब वो सेल करेगा। तब उससे जो टैक्सेस आएंगे उसका वो यूज करेगा अपने उन फंक्शन को फंक्शनलाइज करने के लिए, उन टॉपिक्स को। लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेट है जिसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, जहां पर कोई चीज उगती ही नहीं है, जहां पर माइंस नहीं है, जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं, तो उसको वो टैक्स पावर दे देने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। टैक्स पावर लगाने के लिए कुछ चीजें तो होनी चाहिए ना आपके पास, वो चीज ही नहीं है। तो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ध्यान में रखा था कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है स्टेट्स के बीच में, वो भी एक इंपॉर्टेंट इश्यूज है। कोई स्टेट है जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा है, तो बिल्कुल वो अपनी स्टेट पावर के अंदर जो जो टैक्सेस पावर दे रखी है उसका यूज करके वो टैक्स कलेक्ट करेगा और अपने स्टेट के लिए यूज करेगा। बट जिस स्टेट में कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो वहां पे कैसे करेगा? मान लीजिए कोई टिम्बर पे टैक्सेस लेने हैं, वो स्टेट ले सकता है सपोज। अब कोई एक ऐसा स्टेट ले लीजिए कोई जहां पर टिम्बर्स होते ही नहीं है, जहां पर पेड़ पौधे है ही नहीं, तो वो उस हेड का जो टैक्सेस है उसको अप्लाई नहीं कर सकता अपने आप। तो इकोनॉमिक डिसपेरिटीज तो है, कुछ स्टेट्स ज्यादा अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज है। और एक फेडरलिज्म में जरूरी ये है कि आपको हर लेवल पे इक्विटी होनी चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल रिलेशनशिप में अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द टैक्सिंग पावर, एक चीज और भी कंसीडर की जाती है, इंक्लूड की जाती है, कि सेंटर की तरफ से मैसिव रेवेन्यूज ऐसे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको ट्रांसफर भी किया जाए, जिनको हम लोग जनरली बोलते हैं ग्रांट्स इन एड। कुछ स्टेट्स को जो ग्रांट्स दी जाती है, ठीक है, वो भी इंक्लूड की, जिसमें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ग्रांट्स इन एड क्या है, और उसमें फाइनेंस कमीशन काफी हेल्प करता है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है फाइनेंस कमीशन, वो काफी हेल्प करता है। तो अगर आप देखेंगे तो financial relationship between the union and state compromises of two things. The first is the separation of taxing power or the distribution of taxing power between the union and the state, and the second is massive transfer of the revenue or the fund to the states, especially जो deprived state है जहां पर resources नहीं, उनको देना ताकि बैलेंस बना। तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप में आपसे जब भी हमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमको ये दोनों चीजें बतानी पड़ेगी इंडियन कंटेक्स्ट में, जहां पर सारे स्टेट्स इकोनॉमिकली इक्वल स्टेटस पे नहीं। वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन की बन जाती है कि आपको ग्रांट्स देने पड़ेंगे। इसलिए यूनियन को काफी कुछ मामलों में बहुत ऐसे टैक्सेस है जो ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने की जो पावर हमने यूनियन को इसलिए दे, आप लोग देखेंगे जो यूनियन के पास थोड़ी सी पावर इफेक्टिवली ज्यादा है कुछ मामलों में, वो इसलिए है क्योंकि आपको बैलेंस करना है ना, ग्रांट्स एंड एड स्टेट्स को भी देना। अब जो आपने डिवाइडेड कर रखी पावर, यूनियन को भी डिवाइडेड कर रखी है, उसके यूनियन को भी कुछ टैक्सिंग पावर दे रखी है, स्टेट्स को भी दे रखी है, और कॉन्करेंट में भी, कॉन्करेंट में कुछ रखी है, ज्यादा नहीं। अब जनरली यूनियन में वो सारी पावर्स डाल रखी है, एक एक करके हम देखेंगे भी, वो सारी पावर्स डाल रखी है जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है। स्टेट्स को स्टेट इंपॉर्टेंस की और भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे कुछ ऐसे टैक्सेस है
जो कन्वीनियंटली यूनियन अच्छे तरीके से उसको कलेक्ट कर सकता है। अब दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो उस पर अगर आपको टैक्स कर लेना है तो दोनों स्टेट कंफ्यूज रहेंगी, मैं लूं या वो लूं। तो इससे ज्यादा बेटर है कि कौन ज्यादा कन्वीनियंट पोजीशन में है, यूनियन है, तो ऐसे मामलों में यूनियन इम्पोज करता है। तो ये जो इंटरस्टेट जो ट्रेड सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस है वो यूनियन के पास। तो इस चीज का ख्याल रखा गया कि यूनियन के इंपॉर्टेंस के यूनियन के पास स्टेट वाले स्टेट्स। इसलिए हम लोगों ने कॉन्करेंट में बहुत कम टैक्स पावर रख रखी, बहुत कम। क्योंकि टैक्स क्या है, दैट इज ऑल अबाउट द मनी। तो मनी पे अगर दोनों को ज्यादा पावर देती तो और कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको अवॉइड किया गया। दोनों के पास बहुत कम, मतलब कॉन्करेंट में बहुत कम टॉपिक्स रखे गए, बाकी डिवाइड कर रखे। और जहां तक इन टैक्स एंट्रीज के इंटरप्रिटेशन की बात है, तो वो सारे रूल्स जो हम लोगों ने जनरल लेजिस्लेटिव एंट्रीज के समय यूज किए थे, जो लिबरल एंड जो एंसिलरी रूल्स थे, लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, पिथ एंड सब्सटेंस है, वो सारी यहाँ पे भी यूज। ठीक है, अब हम थोड़ा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया इसके पीछे की फिलोसफी क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं, अगर आप एंट्रीज देखेंगे तो हमारे जो एंट्रीज यूनियन लिस्ट में जो जनरल एंट्रीज, वो टोटल कितनी है, 1 to 97 अगर आप देखेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। इसमें टैक्स एंट्रीज को किस पर्पज से किया गया वो आप देखेंगे। अभी यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट है, 1 to 97 हम लोग देखेंगे, जनरली सारे सब्जेक्ट है। अब आप अगर यूनियन लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एंट्री नंबर 1 to 81, एंट्री नंबर 1 से लेके 81 तक की जितनी भी एंट्रीज है, वो तो है हमारे मेजर लेजिस्लेटिव हेड्स जिन पे लॉज बनाते हैं। जनरली लॉज बनाए जा सकते हैं, या इनको हम लोग नॉन टैक्स एंट्रीज बोलते हैं, जो अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे डिफेंस हो गया, या फिर और भी जितनी भी चीजें, फॉरेन रिलेशनशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये जो सारी जो चीजें हैं, ये नॉन टैक्स एंट्री यानी मेजर हेड्स है लेजिस्लेशन के। वो कहां से स्टार्ट होते हैं, वो एंट्री नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और एंट्री नंबर 81 तक। अब देखिए 81 से 92 कैपिटल ए, इवन 92 कैपिटल बी और सी भी है, वहां तक टैक्स एंट्रीज। एंट्री 81 के बाद से आप देखेंगे, एंट्री 81 के बाद से स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो एंट्री 82 से स्टार्ट हो जाता है टैक्सेस का जुरिस्डिक्शन, और ये रहेगा आपके 92 सी तक। फिर उसके बाद तीन चार है वो थोड़ी अलग टाइप की, वो ऑफेंस और जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का वगैरह, वो अलग। 1 to 81 नॉन टैक्स एंट्री या मेजर सब्जेक्ट है, और 82 से लेके 92 सी तक अगर आप देखेंगे तो टैक्स एंट्रीज है ये यूनियन की। अब इनको अच्छे तरीके से कैसे डिजाइन किया गया आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रेलिवेंट है इस टॉपिक के लिए। ये एंट्री कैसे, जैसे मैं आप एक एंट्री देखिए, एंट्री 22 यूनियन लिस्ट में, एंट्री 22 देखिए, पढ़िए जरा क्या है एंट्री 22। रेलवे। इट्स अबाउट द रेलवेज। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि रेलवेज से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर है उस पर कौन लॉ बनाएगा, हमारा यूनियन बनाएगा। ठीक है, अब देखिए टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर। टैक्स इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है कि इसको अलग एंट्रीज डाली गई है। अब तक हम लोगों ने ये देखा था, जब भी हम एंट्रीज का इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो एक लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है उसमें एक ही टॉपिक में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती। तो मान लीजिए रेलवेज के थ्रू, रेलवेज में आप जैसे कोई गुड्स है, कोई चीजें है, कंसाइनमेंट है, वो आप इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो, उस पर भी टैक्स लगता है। तो क्या वो टैक्स एंट्री 22 में डालना जाना चाहिए, क्या लगता है आ सकता है उसके अंदर? नहीं, वो नहीं आएगा। रेलवेज जो टॉपिक है उसका लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करके बहुत सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें, बहुत सारे लॉज बना सकते हैं यूनियन। पर टैक्सेस के लिए स्पेसिफिक अलग से कैटेगरी है, वो इसकी इंपॉर्टेंस बताता है। इसलिए आप एंट्री नंबर 89 देखिए, एंट्री नंबर 89 पढ़िए जरा।
terminal taxes on goods or passengers carried by railway, sea or air, taxes on railway fares and freights. एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट है टैक्सेस। आप किसी एंट्री का लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कितना भी कीजिए, बट उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लिबरल एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दे दिया तो यूनियन अपने सारे टॉपिक्स में सब कुछ इंक्लूड करके सारा टैक्स यूनियन ले लेगा, स्टेट के पास कुछ नहीं बचेगा। और एक फेडरलिज्म में जरूरी है कि दोनों को रिसोर्सेज देने के लिए, दोनों को टैक्सेस अलग अलग करने के लिए। एक ऐसा एग्जांपल और देखिए, अगर आप एंट्री 41 देखिए जरा, एंट्री 41 देखिए, रेलिवेंट बना रखी हर एक चीज। एंट्री 41 क्या है, पढ़िए जरा आप एक बार। Trade and commerce with foreign countries, import and export यस, across customs frontiers, definition of customs frontiers. यानी कस्टम पे, कस्टम से रिलेटेड जो भी लॉज है वो आप बना सकते हो 42 की मदद से, जो अभी हम लोगों ने देखा, सॉरी 41 की मदद से। अब रेलिवेंट एंट्री देखिए, आप जाइए एंट्री नंबर 83, 83 देखिए। Duties of customs including export duties. यस, कस्टम पे जो ड्यूटीज है यानी टैक्स है, वो ड्यूटीज का टैक्सेस वगैरह में कुछ डिफरेंस है, वो लोग हम लोग देखेंगे इसके वर्डिंग के बारे में, लेकिन इससे रिलेटेड जो टैक्सिंग पावर है वो यूनियन के पास है, लेकिन सेपरेट एंट्री। एक और एग्जांपल आप लोग देखिए, एंट्री 43, एक बार देखिए एंट्री 43 और 44। Incorporation, regulation, and winding up of trading corporations, including banking, insurance, and financial corporations, but not including cooperative societies. Entry 44, incorporation, regulation, and winding up of corporations, whether trading or not, with objects not confined to one state, but not including universities. यस, तो अब आप इन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो आप 82 आपका 41 और 43 और 44 के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन पे अगर टैक्स लगाना तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंट्री, एंट्री 85, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये डिस्टिंक्शन किया गया है कि यूनियन लिस्ट में 1 to 81 सब्जेक्ट मैटर है, उनसे रिलेटेड टैक्सेस अगर करने हैं तो 1 to 85 के अंदर नहीं होगा, उसके लिए अलग से 82 ऑनवर्ड से लेके 92 कैपिटल ए तक, या बीसी वो भी इंक्लूड कर लीजिए वहां तक। ऐसे स्टेट्स में अगर आप एंट्री देखेंगे तो एंट्री 1 to 44 है, वो सब्जेक्ट मैटर की, ठीक है, जिन पे स्टेट लॉ बना सकता है। लेकिन एंट्री 45 से लेके 63 तक जो है वो टैक्सेस से रिलेटेड है। तो ऐसे आप देखिए, एंट्री 18 देखिए जरा, लिस्ट, स्टेट लिस्ट में एंट्री 18, यस, हाँ, Is to say rights in or over land, land tenures, including relation of landlord-tenant, collection of rents, transfer and alienation of agricultural land, land improvement and agricultural loans. ठीक है। अब इससे रिलेटेड लैंड है, मान लीजिए लैंड से रिलेटेड टैक्सिंग पावर यानी लैंड रेवेन्यू अगर करना है तो आप एंट्री नंबर 45 पे जाइए। एंट्री 45 क्लियरली बोला लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। तो आप देखिए, हम हमारे यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट मैटर नहीं दिए गए, सब्जेक्ट मैटर दिए गए, उन सब्जेक्ट मैटर पे डिस्टिंक्टली टैक्सिंग पावर ये बताई गई। इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टैक्स इन एन फेडरल कंट्री। ये पहली चीज है। कभी हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू यू थिंक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऐसी चीज है जिससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि टैक्स इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द फेडरल कंट्री। तो वी कैन से कि हमने टैक्स की एंट्रीज अलग से बना रखी। बिना टैक्स के, बिना रेवेन्यूज के इट्स नॉट पॉसिबल टू फंक्शनलाइज द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। ये सारे सब्जेक्ट मैटर जो 1 to 85 है या 1 to 42 है स्टेट लिस्ट में, दे विल टोटली इनफ्रक्टस हो सकते हैं वो, अगर ये डिस्टिंक्ट टैक्स एंट्रीज वहां पे नहीं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अब उसमें ये चीज है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरप्रिटेशन के लिए, अब आप एक चीज ध्यान रखने, 1 to 85 का इंटरप्रिटेशन आप कितना भी लिबरल कर लो या 1 to 42 का इंटरप्रिटेशन कितना भी लिबरल कर लो, पर उसमें टैक्स वाली चीजें नहीं आएगी। उसमें आप लिबरल इंटरप्रिटेशन करके टैक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ
तो इश्यू ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 to 85 में यूनियन के पास इतनी सारे सब्जेक्ट मैटर्स है कि ऑलमोस्ट वो सब में टैक्स को इंक्लूड कर देगा। स्टेट्स वाले भी जो टैक्सेस है जो अभी हमने डिस्टिंक्टली कर रखे वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते। सो इट वुड बी बेटर टू क्लियरिफाई एंड डिस्टिंक्टली मार्क द टैक्सेस प्रोविडेंस, तो हमने अलग से इसको मेंशन कर रखा है। लेकिन आप टैक्स एंट्री जो है उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन कर सकते। जो इससे पहले मैंने बोला कि इंटरप्रिटेशन के सारे जो रूल्स है वो टैक्सेस पे लगेंगे, जो टैक्स एंट्रीज पे भी वही रूल लगेंगे कि लिबरल इंटरप्रिटेशन हो सकता है, पिथ एंड सब्सटेंस होगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये सारे रूल्स इस पे भी एप्लीकेबल होंगे। यानी एक टैक्स एंट्री जो है उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है। इसको हम लोग एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए, एक केस है आरएमडीसी वर्सेस मैसूर। आरएमडीसी वर्सेस मैसूर एक केस है। हम लोगों ने एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल आप देखिए, आर्टिकल 252 क्या है जरा आप एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आर्टिकल 252। एक बार आप लोग देखिए आर्टिकल 252। ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। उसमें जनरली ये है कि भाई स्टेट अगर चाहे कि भाई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पार्लियामेंट लॉ बनाए, इवन स्टेट के टॉपिक पे, यूनियन स्टेट्स को लग रहा है कि भाई हम लोगों से अभी इस टॉपिक पे हम दोनों स्टेट्स चाहते हैं कि हम थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी हो हम दोनों के बीच में, तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है लेकिन पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक लॉ, जैसे अगर आप देखेंगे एक एंट्री है बैटिंग एंड गैम्बलिंग। बैटिंग एंड गैम्बलिंग एक एंट्री है, एंट्री 34, ठीक है। एंट्री 34 जो कि हमारे इसमें स्टेट लिस्ट की जो एंट्री 34 है, वो एक बार आप देखिए स्टेट लिस्ट की जो एंट्री 34 है, इट्स टॉक्स अबाउट द बैटिंग एंड गैम्बलिंग। यानी बैटिंग एंड गैम्बलिंग से रिलेटेड जो भी लॉज है वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। तो स्टेट को क्या लगा, मैसूर स्टेट और उसके साथ में जो स्टेट थे उनको ये लगा कि भाई इस टॉपिक पे हम लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाए। स्टेट एंट्री है लेकिन वो लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ थोड़ी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, हमें थोड़ा सा कम पता है इसके बारे में, तो यूनियन बना दे तो ज्यादा ठीक रहेगा, प्राइज एंड बैटिंग एंड गैम्बलिंग से रिलेटेड। तो उनके यहाँ प्राइज कॉम्पिटिशन दैट ऑल्सो कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ द बैटिंग एंड गैम्बलिंग, इसका पार्ट होता है। तो प्राइज कॉम्पिटिशन पे ये स्टेट्स चाहते थे कि लॉ बने, और उन्होंने आर्टिकल 252 के थ्रू ये पावर दी थी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया किस पे, प्राइज एंड बैटिंग एंड गैम्बलिंग का यूज करके, इस एंट्री का यूज करके दे हैव मेड द लॉ दैट इज अ प्राइज पजल कंपटीशन से रिलेटेड एक लॉ बना दिया उन्होंने, और स्टेट्स के लिए बना दिया। अब क्या किया, कुछ समय बाद स्टेट ने बोला, यूनियन ने बोला कि भाई लॉ तो हमने बनाया है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री 62 है इसी स्टेट लिस्ट में, एक एंट्री 62 है, वो है टैक्सेस ऑन लग्जरीज इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट्स, अम्यूजमेंट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। यानी बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे जनरली स्टेट लॉ बना सकता है, और स्टेट को मान लीजिए बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे कोई टैक्स लॉ बनाना है तो वो एंट्री 62 की मदद लेगा, अलग से लॉ बनाएगा। स्टेट बैटिंग एंड गैम्बलिंग जो मेजर एंट्री एंट्री 34 उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करके अगर ये सोचे कि हम लोग टैक्स भी इसी एंट्री 34 के थ्रू करें तो वो नहीं कर सकते, वो उधर अलग से 62 में जाके लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में स्टेट ने क्या किया, एंट्री 32 हैंड ओवर कर दी किसको, एंट्री 34 सॉरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग हैंड ओवर कर दी किसको, पार्लियामेंट को, आर्टिकल 252 के थ्रू। और पार्लियामेंट ने क्या बोला कि भाई ठीक है इस पे हमने लॉ बना दिया है। और पार्लियामेंट ने लॉ बनाने के साथ कुछ समय बाद क्या किया, बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे, उसी लॉ में जो बनाया था बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे, बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे जो टैक्स इंपोज करना वो भी उन्होंने कर लिया उसी लॉ में। तो क्या ये पॉसिबल है,
पहली तो चीज ये है कि आर्टिकल 252 स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको किस टॉपिक पे लॉ चाहिए, आपको वो स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, उसी पे वो लोग बना सकते हैं पार्लियामेंट। तो भाई इन्होंने बोला था प्राइज एंड लॉटरीज पे बनाना है, तो आपने उस पे बनाया। पहली चीज तो ये। अब उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करने की छूट भी नहीं आपको वैसे देखा जाए, क्योंकि स्टेट ने क्लियरली बोल दिया था कि सर इसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाना है, तो आपको उसी पे ही बनाना था, तो चलो आपने बना दिया। अब आपने क्या किया, बैटिंग एंड गैम्बलिंग ज्यूरिसडिक्शन आपके पास आ गया, पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट ने लिबरल इंटरप्रिटेशन का यूज करना चाहा, और उसमें जो टैक्सेस जो बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे थे या प्राइज कंपटीशन पे, उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लिया। पार्लियामेंट ने सोचा मौका आया हुआ है, टैक्स भी ले लें हम लोग। तो कोर्ट ने क्लियरली बोला कि देखो भाई 252 के थ्रू मेजरली प्राइमरली आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया था कि इसको रेगुलेट करना है, बस वो रेगुलेट करो आप, खत्म। और दूसरी बात यह है कि अगर इन केस यूनियन चाहता भी है कि बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे टैक्स लेना है उसे, तो तभी पॉसिबल है जब 252 के थ्रू एक अलग रिजोल्यूशन पास करके स्टेट उनको कहे कि लीजिए ये 62 हम हैंड ओवर कर रहे हैं, अब इस पे लॉ बनाइए, तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। आपको टैक्स पे लॉ बनाना है तो उसके लिए अलग एंट्रीज में जाके करना पड़ेगा। आप मेजर जो हेड है उनका लिबरल इंटरप्रिटेशन इस तरीके से नहीं कर सकते कि सारी चीजें उसके अंदर आ जाए, क्योंकि लिबरल इंटरप्रिटेशन की छूट दे दी इस केसेस में कि टैक्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को आप लिबरल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टैक्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, टैक्स एंट्रीज को अगर की आपने तो यूनियन उसका मिसयूज करेगा, जैसे इसमें करने की उसने कोशिश की। इसलिए इनको डिस्टिंक्टली अलग रखा। ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? टैक्सेस के मामले में क्लियर कट कर दीजिएगा, किसी भी एंट्रीज का लिबरल इंटरप्रिटेशन रीजनेबली सब कुछ पॉसिबल है, बट टैक्स विल नॉट। मेजर जो जो नॉन टैक्स एंट्रीज उनका, बाकी जो टैक्स की जो एंट्री, जैसे मान लीजिए इस पे बैटिंग एंड गैम्बलिंग एक जैसे सपोज हम लोग एक एग्जांपल लें, एंट्री 62 जो आपको ये अलाउ करता है, 62 ही थी ना अभी हम लोगों ने 62, कि वो आपको अलाउ करता है कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी टैक्सेस हो वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर अंडर 62। तो स्टेट क्या कर सकता है उसमें, टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट में टैक्सेस ऑन विजुअल एंटरटेनमेंट, टैक्सेस ऑन ऑडियो एंटरटेनमेंट, टैक्सेस ऑन वीडियो गेम्स एंटरटेनमेंट, या जो भी डिफरेंट टाइप के एंटरटेनमेंट के पार्ट है वो इंक्लूड कर सकता है, वहां लिबरल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। बट नॉन टैक्स एंट्रीज का लिबरल इंटरप्रिटेशन करके उसमें टैक्स एंट्रीज को इंक्लूड नहीं कर सकते। टैक्स एंट्रीज का लिबरल इंटरप्रिटेशन करके उसमें टैक्स के डिफरेंट वर्जन इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट एकदम? चलिए ठीक है। अब क्या है, बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट जो एंट्रीज है उसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि उनको हमारे कोर्ट्स ने अलग अलग टाइम पे उनका कैसे इंटरप्रिटेशन किया। तो सेंट्रल लिस्ट में कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, वो हम लोग पहले थोड़ा सा एक देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। इसमें आप सबसे पहले एंट्रीज देखिए जिस पर काफी डिस्कशन बहुत बार हुआ है, उसमें है एंट्री 82। उसको लीजिए, क्या है एंट्री 82? बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मतलब एक्चुअली मैं भी जब इन एंट्रीज की तरफ जा रहा था, आई केम टू नो अबाउट द मेनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स अबाउट द इकोनॉमिक्स एंड द टैक्सेस, जो हम लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री इट इज वेरी मच नेसेसरी कि हमको एटलीस्ट इन टैक्स एंट्रीज के बारे में पता चले, इनका इंटरप्रिटेशन क्या है। आप लोग एंट्री 82 देखिए, क्या है एंट्री 82? यूनियन लिस्ट की पहले हम लोग बात करते हैं। एंट्री, Taxes on income other than agricultural income. ठीक है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी एग्रीकल्चर इनकम वाला पार्ट जो है उन्होंने स्टेट्स को दे रखा है, उसको छोड़ दे, वो हम स्टेट्स वाले में पढ़ लेंगे उसका क्या मीनिंग। हम इसको देखते हैं पहले, टैक्सेस ऑन इनकम, यानी इसको एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स, जो वर्ड जो इनकम है, यानी इनकम पेड टैक्स। अब इनकम में क्या क्या आता है? कोर्ट ने इनकम जो वर्ड है इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन किया, यानी इस एंट्रीज में आप किस किस तरह के टैक्सेस लगा सकते हो। तो जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है रिसीप्ट और
गेन, उन्होंने उन्होंने इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया? रिसिप्ट और गेन आइदर ऑफ ए कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर। ठीक है, इसको हम लोग समझते क्या है। रिसिप्ट यानी आपको कोई चीज मिल रही है, कोई एसेट। जब मैं ये बोल रहा हूं कि कोई चीज रिसिप्ट यानी कोई चीज आपके पास आ रही है, कोई एसेट, सपोज आप एक कंपनी, और एक कंपनी ने क्या किया कि भाई आसपास बहुत सारे जो होटल्स थे उसको उन्होंने खरीदा, उसको रिसीव किया, रिसिपेंट, एज ए रिसिपेंट काम कर रहे हो कंपनी। तो जब बहुत सारी होटल्स, होटल एज ए एसेट्स उन्होंने उसको खरीदा है, तो पहली चीज यहां पर ये है, क्या ये जो एक्ट हुआ है जिसमें होटल्स खरीदी गई है, क्या इस पे इनकम टैक्स लग सकता है? मान लीजिए यूनियन ने एक लॉ बनाया, ऐसा उन्होंने लॉ बनाया भी था 1980 में। उस लॉ लॉ का नाम था होटल टैक्स, होटल रिसिप्ट टैक्स एक्ट 1980। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारी कंपनीज उनके होटल्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज उनके अपने होटल्स होते हैं। उन्होंने बहुत अलग अलग, जैसे मान लीजिए हयात है, हयात होटल एजेंसी, वो एक कंपनी है, उन्होंने बहुत सारी अपनी ब्रांचेस खरीद ली, बहुत सारी होटल्स खरीद ली जो किसी और के पास थी, उन्होंने खरीद ली। तो क्या इस पर इनकम टैक्स लग सकता है? लग सकता है, कोर्ट ने यही बोला। और ये जो यूनियन ने क्या किया, ऐसे सारे जितने भी एक्शंस हो रहे थे उनको देखा और फिर उन्होंने बोला, एक एक्ट बना दिया, होटल टैक्स रिसिप्ट एक्ट 1980, जिसके थ्रू ये भी बोला कि कोई भी कंपनी जो होटल्स खरीद रही है या उसको ऐसे रिसिप्ट कर रही है अपने अंदर, तो उस केस में इनकम टैक्स लगेगा उस कंपनी पे। क्यों? क्योंकि नाउ दे बिकम द सोर्स ऑफ योर इनकम, वो आपकी इनकम का सोर्स होने वाले हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपके पास इनकम है, इसलिए आप होटल्स खरीद रहे। तो आप अगर अपनी वो इनकम बचाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं सर, हम तो एक सिंपल सेल ट्रांजेक्शन हो रहा है, इस पे सेल टैक्स लगा देना, आप बाद में देखते रहना गुड जो चीज है। नहीं, ये इनकम का पार्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में वो आपके लिए इनकम सोर्स बनने वाली है और आपके पास इनकम है, इसीलिए आप ये होटल खरीद रहे हो। सो इसलिए इस पे इनकम टैक्स लगे। तो जितनी भी कंपनीज है वो होटल जो खरीदती है, बीच में ये एक तरीके का एक सोर्स हो गया था टैक्स अवॉइडेंस का किसी समय, कि होटल खरीद लो, एक तो सिंपल है, जो भी बेचान पे जो रजिस्ट्री का लगेगा, जो थोड़ा बहुत फीस लगेगी वो हम दे देंगे, बच जाएंगे। कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा ये इनकम का सोर्स होने वाला है और आपके पास इनकम है, इसलिए आप इस चीज को खरीद रहे हो। तो इसलिए कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्लियर किया कि ये जो एक्ट जो बनाई गई है, होटल टैक्स, होटल रिसिप्ट टैक्स एक्ट, ये अपने आप में एक ठीक एक्ट है। यूनियन ने ये बनाया था और यूनियन इस एक्ट के थ्रू इन कंपनीज से इनकम टैक्स का ये फॉर्मेट ले सकता है। ये जो टैक्स है दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? यस, बताइए शुरू। सर इस पे तो मतलब हो सकता है कि इंसान कोई बैंक लोन वगैरह लेकर भी होटल खरीद सकता यस है। यस, वो भी है, उसका तो पार्ट है। उसमें तो इनकम तो अभी जनरेट हो नहीं रही उससे उसकी। नहीं नहीं, वो भी उसका पार्ट है। इवन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कैपिटल, कैपिटल का भी रिसिप्ट हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया, तो वो लोन जो है, वो जो लोन जो आपने लिया है किसी से, तो उसमें एक्चुअली देखिए, कोई भी जो एजेंसी आप अगर आपको लोन दे रही है, जैसे मान लीजिए आपने आरबीआई से लोन उठाया है ना, कोई बड़ी कंपनी है उसने आरबीआई से लोन उठाया, तो वो भी इस इनकम टैक्स में आएगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स है। देखो आरबीआई ऐसा नहीं है कि किसी छोटी मोटी चीज के बेस पे आपको, आरबीआई कुछ ना कुछ गारंटी जरूर लेता है आपसे। उस गारंटी के बिना आपसे, आपको वो लोन नहीं देगा आरबीआई, उस गारंटी के बिना वो आपको लोन नहीं देगा।
सो वो जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल तक एस्टेब्लिश करनी होती है कि ये मेरी जो गारंटी है वो मेरे लिए एक इनकम सोर्स है। हालांकि वो उतना इनफ इनकम सोर्स नहीं है, मैं इस इनकम सोर्स को और डेवलप करना चाहता हूं, इसलिए मैं एज ए गारंटी ये इनकम सोर्स जो मेरा है ये आपके पास रख रहा हूं, एज ए गारंटी, एज ए सिक्योरिटी, और आप बदले में मुझे लोन दीजिए। तो वो जब लोन पे जो टैक्स लग रहा है वो उसी इनकम टैक्स का पार्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है आपको? यस शुभम, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए। तो सॉरी सॉरी सर, वो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी एजेंसी है, कंपनी है, कोई भी, कोई बैंक है सपोज, तो वो अगर लोन लेती है किसी से, आरबीआई से लोन लिया आपने, तो लोन देखो आरबीआई भले सामने कोई भी हो, कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जाए जिनके पीछे गवर्नमेंट खड़ी हो तब अलग बात है, अदरवाइज आरबीआई अगर किसी को लोन दे रहा है तो वो आपसे कुछ गारंटी जरूर लेगा। और वो जो गारंटी का जो लेवल है ना, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी गारंटी ले ली कि सर 2 कमरे हैं हमारे, वो ले लेना, आप बदले में इतना लोन दे दो। आरबीआई आरबीआई ऐसे लोन नहीं देता। आरबीआई आपसे जो गारंटी लेने वाला है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक सब्सटैंटिव गारंटी लेता है। सब्सटैंटिव गारंटी मतलब वो एक ऐसी गारंटी, उस लेवल की गारंटी लेता है जो आपकी बैंक, एजेंसी या इंस्टीट्यूट का मेजर इनकम रिसोर्सेज वो लेता है। और आप सामने बैंक से ये बोल रहे हो ना कि भाई आप जब, सॉरी आरबीआई से, कि आप जब ये लोन देंगे, कि भाई अभी हमारे बैंक की हालत ये है कि हमारे पास इनकम सोर्स है, दैट इज ए इनकम सोर्स जो हम आपको गारंटी में देने वाले हैं। ये इनकम सोर्स थोड़ा सा है, हम इस इनकम सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे इनकम सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं। अभी हम लोग बढ़ा नहीं पा रहे, अभी हमारी थोड़ी हालत खराब है, पर जीरो भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत इनकम सोर्स है, दैट इज ए इनकम जो आप गारंटी देने वाले हो। और उन इनकम एसेट्स को हम लोग आपको दे रहे हैं, आप बदले में जो लोन दोगे उस लोन का इफेक्ट ये होगा कि मेरा जो इनकम है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इस लोन पे जो टैक्स लग रहा है वो एक्चुअली वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका जो इनकम है वो आप इनकम सोर्स है वो आप गारंटी पे दे रहे हो और आपका इससे इनकम सोर्स बढ़ने वाला है। तो ये लोन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा आपके इनकम सोर्स को बढ़ाने में, इसलिए इनकम टैक्स में आएगा। इसलिए आरबीआई से जो लोन लिया जाता है वो इनकम टैक्स में आता है। ये कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है इनकम का मतलब। इनकम का मतलब ये नहीं कि जो चीज जहां एक्सपेक्टेशन भी हो ना आपको कि इस एक्शन से मेरा इनकम बढ़ने वाला, तो उसको इनकम टैक्स में कंसीडर किया जाए। क्लियर हो रहा है ये आपको ये केवल पॉइंट? होटलों के लिए ही था ना बस, मतलब यस। होटल होटल वालों के लिए ही था ये जब हाँ, आया ये था। ये एक्ट होटल वालों के लिए था। अब वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत हाँ, सारे जो एसेट्स है, जो मैंने एक वर्ड यूज किया ना कि रिसिप्ट और गेन आइदर ऑफ एन कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी वो सारी ओके। चीज जो आपकी कैपिटल एसेट्स बढ़ाती है, यानी आपकी जो तो पूंजी वही है बढ़ाने फिर वाली तो। जो चीजें हैं वो आपके इनकम टैक्सेस, उन पे इनकम टैक्सेस लगे। ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट? ये यस एक सर। पहला इंटरप्रिटेशन था। कोर्ट ने और भी बताया इनकम के मामले में। कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रॉफिट और गेन है, जो आपका जो प्रॉफिट है वो भी इनकम का पार्ट, उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है ना? तो जैसे आप देखें पेंशन, पेंशन क्या है? पेंशन ये है कि आपने 40-50 साल ये किया, आपने सर्विस दी है, अब वो पैसा सरकार के पास, सरकार आपको सैलरी दे रही थी, ठीक है, अब उस सैलरी पे जो जो प्रॉफिट था वो सरकार ने अपने पास रखा एक तरीके से, यानी आपने वो प्रॉफिट अर्न किया है, वो सरकार ने अपने पास रखा, और बाद में वो सरकार वो आपको प्रॉफिट दे रही। आपको अपने काम का पैसा आपकी सर्विस के दौरान मिल गया, उस पैसे पे जो प्रॉफिट जो था, जो सरकार ने अपने पास रखा था वो एज ए पेंशन के तौर पर सरकार आपको दे रही है। इसलिए इसलिए ये प्रॉफिट जो है वो आपको मिल रहा है, और प्रॉफिट और गेन जो आपको मिल रहा है वो उस पे वो भी आपके इनकम का पार्ट माना जाएगा।
इसलिए उस पर इनकम टैक्स लगे। इसीलिए आप देखिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी होते हैं, उनकी जब सैलरी आती है, उनकी सैलरी स्लिप आप देखिएगा डिफरेंट हेड्स में डिवाइडेड होती है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, HR, ठीक है, जो आपके जो हाउस अलाउंसेज अलग मिलते हैं, आपके हाउस रेंट अलाउंसेज जिनको हम लोग बोलते हैं वो अलग मिलते हैं आपको, ठीक है, मेडिकल अलाउंसेज अलग मिलते हैं आपको, अलग अलग अलाउंसेज। आप एक सैलरी स्लिप अगर देखेंगे किसी भी स्टेट, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की, आप सैलरी स्लिप देखिएगा, जो 1 महीने के बाद जो आती है, उसमें जो भी उनकी सैलरी जो होती है ना, जो लोग बोलते हैं कि हाथ में 50,000 आते हैं, बाकी कुछ चीजें जो अलग अलग पार्ट में बटी हुई है वो आपको बाद में मिलेगी ऐसे पेंशन के तौर पर या बाद में जो भी है, लेकिन उन पे भी टैक्सेस लगेगी, वो भी इनकम, क्योंकि वो प्रॉफिट है। तो कोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि जो प्रॉफिट और जो गेन आप लोगों को हो रहा है वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये भी इनकम का पार्ट है, प्रॉफिट्स या गेन जो वगैरह, जो जैसे पेंशन है वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। ऐसे एक और एक चीज है कि जो प्रॉपर्टी है, आप आपके पास जो होम ऑक्यूपाइड, आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी हम लोग बात करें, हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी उसको भी, उससे जो चीजें आपको मिल रही है, जो इनकम आपको आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से, वो भी इसका पार्ट है, इनकम का पार्ट, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। इनकम के जहां जहां जितने जितने लिबरल इंटरप्रिटेशन है, वो सारी चीजें आपको उसमें इंक्लूड की है उन लोगों ने, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो उसके लिए यूनियन, उसके लिए स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में एक एंट्री है, एंट्री 49, वो जो है एंट्री 49, अगर आप लोग देखेंगे एंट्री 49 स्टेट लिस्ट में आप लोग देखिए एक बार जरा। इट्स अबाउट द, on lands and buildings. यस, 49 जो है आपका टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स जो है, वो बाकी जो उस जगह बाकी प्रॉपर्टीज जो उस पे बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है वगैरह बन रही है, वो उधर, पर जो आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी, होम प्रॉपर्टी जिसको हम लोग, उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है, वो भी आपका ऊपर टैक्स लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा सोचिए, ये ऐसा क्यों किया गया? घर आपका है, आपने बनाया, उस पे होम टैक्स जो लग रहा है वो इनकम टैक्स में कंसीडर करके सरकार आपसे ले रही है, क्यों भाई? एक्चुअली ये सोशलिज्म का एक एक्सट्रीम पार्ट है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, रशिया वगैरह में तो क्या सीन है, रशिया में जो आपका किराया भी जो आता है ना, जो आपने किसी को किराया दिया है, उस किराए का मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट को जाता है टैक्स के फॉर्म में। दैट्स द पीक ऑफ द सोशलिज्म। तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वो बोलती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट अर्निंग आपके पास नहीं रहेगी, हाउस इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, हाउस आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इससे जो पैसा अर्न हो रहा है आपका, वो उसका उसका कुछ पार्ट एज ए इनकम टैक्स के तौर पर आपको सरकार को देना होगा, बिकॉज दैट इज द इम्प्रेशन ऑफ द सोशलिज्म। ये सोशलिज्म का इम्प्रेशन। यहाँ हमारे यहाँ तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लेते हैं वो हाउस जो टैक्स है यूनियन, वो रशिया वगैरह में तो अगर आपका हाउस टैक्स, अगर आपने रेंट पे भी दिया है घर, उसका जो रेंट वाला पैसा तो हम लोगों का हमारे पास ही रहता है, ठीक है, वो तो सीन में ही नहीं आता है। हालांकि उसके लिए एक्ट है, बट हम लोग इसलिए वो रेंट एग्रीमेंट एक्ट करवाया जाता है वगैरह, ताकि सरकार के पास ये पूरा ब्यौरा रहे। पर बहुत जगह, कितने बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता। लेकिन आप रशिया जैसे कंट्री में चले जाइए, वहां पे तो दैट इज मैंडेटरी, और जो रेंट उसे मिलता है, उस रेंट का 80 to 90% सरकार के पास जाता है, बिकॉज दैट इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट कंट्री में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट अर्निंग इज लाइक ए सिन, वो अपराध है, एक पाप है, वो सरकार के पास जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंट्री है थोड़ा सा उस टर्म में है, थोड़ा सा कि भाई अ, हम लोगों का सब ये सोशलिज्म का थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट, ठीक है। अब आप एक इसमें ये देखिए एक और एक अच्छा,
अच्छा, इसी एंट्री की मदद से देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो टैक्स जो एंट्रीज है, इन टैक्स एंट्री का इंटरप्रिटेशन टैक्स लगाने के लिए हो सकता है। इसमें एक चीज ये भी है, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए भी इस टैक्स एंट्रीज का यूज हो सकता है। इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन टैक्स कलेक्ट करने के लिए तो है ही, पर अगर टैक्स इवेजन हो रहा है, कोई टैक्स चुरा के जा रहा है, या आपको प्रोबेबिलिटी लग रही है कि टैक्स चुरा सकता है कोई, तो उसको रोकने के लिए भी आप ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप देखो, सिंपल हम लोग देखें एंट्री 82, अगेन एक बार हम लोग देखते हैं यूनियन लिस्ट में जो एंट्री 82 है जो हमारी, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। जैसे सिंपली अगर उसको लिया जाए एंट्री 82 को, जो बताते हैं टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, सिंपल वो बता रहा है कि इनकम पे टैक्सेस लग सकता है। टैक्सेस ऑन इनकम ऑल्सो ऑथोराइज, not also authorize the imposition of the taxes, income tax, but also authorize the making of a law to prevent evasion of the tax imposed, evasion of the tax imposed, कि जो टैक्स आप पे लगाया गया है, अगर उस टैक्स से कहीं आप बच रहे हो या वो टैक्स नहीं दे रहे हो, तो उस चीज को भी कंट्रोल है रेगुलेट करने के लिए ये पॉसिबल है, ये काम हो सकता है इस एंट्रीज के थ्रू। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, होता है ना, कि जैसे मान लीजिए आपका इनकम, आपको आपकी पर मंथ सैलरी जो है या जो भी आपका इनकम टैक्स इतना है, इतना आपको पे करना है। अब आपने पे नहीं किया 6 महीने से, तो अगली बार क्या होगा, या फिर उसमें लिखा रहता है ना कि इस डेट तक पे करना है, उसके बाद अगर पे किया तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ये सरचार्ज किस लिए, कि आप फ्यूचर में टैक्स इवेजन ना करो। ये एक तरह की पनिशमेंट है, एक पेटी पनिशमेंट है, छोटी सी लेकिन है, ये इसमें इंक्लूड हो सकती है। इसी एंट्री का को बेस बना के 1961 में हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसमें बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए। वो पर्टिकुलर एक्ट इसीलिए बनाया गया कि ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड किया जा सके। इनकम टैक्स उठा के देखिए, उसमें इनकम की इतनी बड़ी डेफिनेशन है, मतलब वो सारी चीजें जो कोर्ट ने टाइम टाइम पे इंटरप्रेट की है या फ्यूचर में उसको इंक्लूड किया जाता रहा, उन सारी चीजों को इंक्लूड इंक्लूड लगातार किया जाता है। और इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट की जो पावर होती है लॉ बनाने की, वो प्रोस्पेक्टिव के साथ रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, जब उसकी मर्जी वो कर सकती है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो इफेक्ट है रिट्रोस्पेक्टिव, रिसेंटली अगर आप वोडाफोन केस जो था, वोडाफोन केस का जो जजमेंट है उसके बाद अमेंडमेंट हुआ हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, और उसमें उन्होंने बोला कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी है। यानी कोई पहले पैसा खा, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो आज से पहले हुई थी और वो बच गई हो किसी भी तरीके से, उस पर इनकम टैक्स लगाने से बच गई हो, तो आज आपको पता चला तो आप बैंक में जाके उन पे इनकम टैक्स लगा सकते। तो इसलिए वो जो बोला है ना कि उन्होंने, सर ने, कि द डेथ एंड टैक्स आर द सर्टेन, तो आप बचोगे नहीं इससे। ठीक है, ये एक एंट्री है जिनका मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताया जो इंपॉर्टेंट। एक और एक एंट्री लेता हूँ मैं, जस्ट 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट। आप एंट्री 84 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री 84 देखिए, पढ़िए जरा आप, मैं इसको प्लीज, इसको एंट्री 84 को, एंट्री 84 को पढ़िए एक बार। तो शुभम पढ़ रहे हैं। यस प्लीज, हाँ प्लीज पढ़िए। Duties of excise on tobacco and other goods manufactured or produced in India, except alcoholic liquors for human consumption, opium, Indian hemp, and other narcotic drugs and narcotics, but including medicinal and toilet preparations containing alcohol or any substance ठीक include है, in subparagraph D of this entry. ठीक है। अब क्या किया है, ये एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है। ये भी एक तरीके का टैक्स ही है। यानी जो एक्साइज जो ड्यूटी है क्या होती है, वो मैं अभी आपको उसको मीनिंग बताऊंगा। उन्होंने बोला है कि भाई टोबैको और कुछ अदर गुड्स, ऐसे अदर गुड्स को उन्होंने बाद में अलग अलग टाइम पे डिफाइन भी किया है। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में,
उस पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो कौन लगाएगा? यूनियन। ये यूनियन का जुरिस्डिक्शन, एक्सेप्ट कुछ चीजें, ठीक है, एल्कोहलिक वाला जो है, ओपीएम है, ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें, इन पे आप एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकते। आप जो मेजर जो है, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, टोबैको एंड अदर गुड्स है, उन पे लगा सकते हो, बाकी इन चीजों पे नहीं। तो इन चीजों पे कौन लगाएगा? तो इन चीजों का जुरिस्डिक्शन हमने स्टेट को दे रखा है। आप एंट्री 55 एंट्री 51 देखिए, लिस्ट सेकंड में एंट्री 51। एंट्री 51 में क्या लिखा हुआ मैं पढ़ लेता हूँ। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन द स्टेट and countervailing duties at the same or lower rates on similar goods manufactured or produced elsewhere in India, alcoholic liquors for human consumption, opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics। यानी इन चीजों को हमने यूनियन से एक्सक्लूड किया है और किसको दिया? स्टेट। यानी भाई इस तरह के जो टैक्सेस है वो दोनों दोनों को मिलने चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये टैक्स का एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, और ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो दोनों में बंटना चाहिए, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। बट यहां पे क्वेश्चन ये है कि एक्साइज ड्यूटी का मीनिंग क्या है? क्या होता है एक्साइज ड्यूटी? तो देखेंगे अगर हम लोग एक्साइज ड्यूटी का जो डेफिनेशन, एक जो लिटरल डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे excise duty is a duty on the process of manufacturing and production and before the sale to the consumer, any occasion of sale but before the sale to the consumer। यानी कंज्यूमर के पास जब कोई चीज पहुंचती है उस समय जो सेल होता है, यानी इसको हम ऐसे समझेंगे, एक कोई चीज है मैन्युफैक्चर हुई फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चर होने के बाद होलसेलर के पास, रिटेलर के पास पहुंची, रिटेलर को सेल किया आपने, रिटेलर से किसको सेल किया? होलसेलर को, होलसेलर से फिर किसके पास गई? कंज्यूमर के पास। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रोसेस यहां तक जो है, इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, लेकिन उसके बाद फैक्ट्री ओनर ने, जिसने मैन्युफैक्चर किया, उसने किसको बेचा? सेल किया रिटेलर को। तो ये जो सेल है ये भी एक्साइज ड्यूटी में आएगा, ये भी आएगा एक्साइज ड्यूटी में। रिटेलर ने होलसेलर को बेचा, ये जो सेल है ये भी एक्साइज ड्यूटी में आएगा। बट जो होलसेलर ने कंज्यूमर को बेचा है, that will not come under the excise duty, that will comes under the sale, specific sale of goods इसको बोला जाता है। वो जो पार्ट है वो एक्चुअली में स्टेट का जुरिस्डिक्शन होगा। देखिए, देखा जाए तो ये सारा सब कुछ इंक्लूड होता है यूनियन में। लास्ट सेल तक जो हो रहा है वो सब कुछ है वो यूनियन ले सकता है, लेकिन कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन के थ्रू बोला है कि ये जो लास्ट जो सेल जो है ना, होलसेलर से कंज्यूमर होने को, ये भी एक्साइज ड्यूटी में आएगा, बट आप इसको छोड़ दीजिए, कुछ तो स्टेट को दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो इसलिए हमारे कोर्ट्स ने उसको इंटरप्रेट किया है कि एक्साइज ड्यूटी शुड बी लिमिटेड टू द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ओनली। अब उसमें सवाल ये उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? एक एक छोटी छोटी चीज है, उससे टैक्स का पूरा जुरिस्डिक्शन इधर से उधर हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? तो हमारी कोर्ट ने इस मैन्युफैक्चरिंग का भी मीनिंग बताया उन लोगों ने। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू रॉ मटेरियल को आप चेंज करते हो, और ऐसा चेंज करते हो कि एकदम एक नई कमोडिटी बन जाती है। तो दैट विल कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, और उस केस में उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, उसको समझ कि मान लीजिए रॉ ग्राउंड नट ऑयल है, ग्राउंड नट जो रॉ ग्राउंड नट ऑयल है आपके पास, ठीक है, मूंगफली का कच्चा तेल इसको हम लोग बोले, वो आपके पास है। अब आपने उसको क्या किया? आपने उसको चेंज किया किसमें? रिफाइंड ऑयल। आपने मैन्युफैक्चरिंग में उसको मैन्युफैक्चर ऐसे किया, उसमें अप्लाई किए कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिसके थ्रू वो रॉ ग्राउंडनट ऑयल किसमें चेंज हो गया? आपका रिफाइंड ऑयल। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होगा वो एकदम नई कमोडिटी होगी,
कमोडिटी होगी जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर की होगी। रॉ ग्राउंडनट ऑयल और रिफाइंड ऑयल में रात दिन का अंतर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कच्ची घानी का तेल और रिफाइंड तेल। तो ये जिस किसी पर्सन जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है वहां पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट। पर मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि रेड ऑयल है। अभी मेरे को एक एग्जांपल मिला कहीं से, रेड ऑयल करके कोई, रेड ऑयल से सैंडलवुड ऑयल बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया जो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि जो कमोडिटी बनी है वो डिस्टिंक्ट है, उसका नेचर एकदम अलग है, दूसरों से अलग है, और वो और किसी चीज में चेंज फिर नहीं हो सकता। रिफाइंड मतलब रिफाइंड ऑयल खत्म, अब उसके बाद उसका आगे और कुछ नहीं हो सकता। तो वो मैन्युफैक्चरिंग चीज माना, वो माना जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आ रहा है। पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने देखा कि एक रेड ऑयल है, उसको आपने सैंडलवुड ऑयल में चेंज किया कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करके, और बाद में पता चला कि कुछ और प्रोसेसेस अप्लाई अगर किए जाए तो वो जो सैंडलवुड ऑयल है दैट कैन रिवर्स इनटू द रेड ऑयल। तो क्या आप इस पे मैन्युफैक्चर इसको कंसीडर करके इस पे एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हो क्या? बताइए। लोग बचते हैं इन तरीकों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक बट कोर्ट ने लगा तो सकते ही है, नहीं क्योंकि वो लगा सकते। एटलीस्ट उसका सर उसका चेंज तो हो ही रहा है, वो प्रॉपर्टी उसकी जो है, नहीं, मैं कुछ आपको ना कुछ बताता तो हूँ, उसमें मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बताता हूँ बिल्कुल। दूसरा। मैन्युफैक्चरिंग की इसी डेफिनेशन में जब आप, मैंने आपको बोला कि डिस्टिंक्ट एकदम एक कुछ नई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो कोर्ट ने उसमें ये बोला, एक टेस्ट है, कोर्ट ने इस टेस्ट का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ टेस्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, टेस्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ये अप्लाई किया कोर्ट ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, कि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जो चीज बनती है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको इरिवर्सिबल नहीं किया जा सके। इफ दैट इज कॉम्पिटेंट टू चेंज इन टू रिवाइज, अगर उसको वापस रिवाइज किया जा रहा है तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, फिर आप मजे ले रहे हो। सो उस केस में ये जो रेड ऑयल से सैंडवुड ऑयल और सैंडवुड ऑयल से वापस रेड ऑयल जो बन रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये इसलिए कोर्ट ने बताया कि देखो क्या होता है, बहुत कुछ छोटी छोटी कंपनीज कुछ इस तरह की होती है जहां पर कुछ प्रोसेसेस ऐसे अप्लाई किए, जैसे कोई छोटा वेंचर किसी ने खोला है। ठीक है, अब छोटा सा वेंचर खोला है, अब बेचारा उसमें वो एक प्रैक्टिकल कर रहा है, उसमें उसने क्या किया कि कोई चीज है उसी चीज से दूसरी चीज बनाई। अब उसने प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि मैन्युफैक्चर किया है, और तुरंत यूनियन आके उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, और एक्साइज ड्यूटी हैवी ड्यूटीज होती है, तो कम नहीं होती। अब वो बेचारा मान लीजिए उसका वो प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है, वो ये सोच रहा, बाद में उसको पता चला कि भाई मैंने सैंडलवुड ऑयल बनाया, इससे ज्यादा बेटर था कि रेड ऑयल जो करके इसको बेचता वो ठीक रहता। तो उसने प्रोसेस किए और उसको वापस रेड ऑयल में चेंज कर दिया, लेकिन यूनियन फिर भी इस पे एक्साइज ड्यूटी लगा रहा था। यूनियन के अकॉर्डिंग ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तब कोर्ट ने उनको समझाया कि आप यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकते इन छोटे छोटे दुकानदारों पे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी कमोडिटी बनना जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर की हो, जिसको वापस उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। जैसे गेहूं है, गेहूं से आटा बनाना है ना, सत्तू बनाना, जैसे सत्तू बना दिया हमने, सेक दिया उसको, अब क्या उस सत्तू को आप वापस गेहूं बना सकते हो, या वापस कच्चे आटे की फॉर्म में लेके आ सकते हो? नहीं ला सकते ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे जो छोटे जो वेंचर्स स्टार्ट करते हैं, छोटे जो दुकानदार होते हैं, वो पहली पहली बार में ऐसी कई चीजें जो करते हैं जिसमें वो रिवर्सिबल करते रहते हैं। अब आप उन पे बेचारों पे उनको मैन्युफैक्चरिंग का मान के एक्साइज ड्यूटी लगा दोगे तो बेचारे बर्डन में आ जाएंगे, कहाँ इतनी बड़ी ड्यूटीज देंगी।
तो उनको कुछ प्रैक्टिकल तो करने दो ना। ठीक है, कुछ स्टार्टअप उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने ये चीज सामने रखी कि हम इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे, ये बिक जाए तो भी ठीक है, ये बिक जाए तो भी ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ बिक के कुछ अर्निंग हो हमारी। पर आप उस पर लग गए, नहीं हम तो मैन्युफैक्चरिंग मान के उस पर बहुत सारी भयंकर वाली एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, जबकि वो बेचारा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़ा बहुत बन जाए, ये जो थोड़ा बहुत इसको बेचूंगा उस पर सेल टैक्स लगा दो, काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा ये करना, सेल्स ऑन गुड्स वो करना आप। लेकिन आप उस पर एक्साइज ड्यूटी हैवी वाली लगा रहे हो, सेल टैक्स भी लगा रहे हो, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, उन लोगों को बर्डन आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो कोर्ट ने उस पर डॉक्ट्राइन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी लगाई कि नहीं, ऐसी जो चीजें हैं उसमें कंसीडर नहीं की जाएगी। ये क्लियर हो रहा है आपको पॉइंट? जैसे प्रोडक्ट अभी आप अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के 1970 तक, जो हमारा जो ये टाइम पीरियड था 1973 तक, मैन्युफैक्चरिंग या एक्साइज ड्यूटी में मैन्युफैक्चरिंग ही आता था। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट लग रही वो, और उस पर जो प्रॉफिट आ रहा है, उस पर हम लोग एक्साइज ड्यूटी एक्चुअली लगा रहे हैं, इसका मतलब ये होता था। लेकिन बाद में कोर्ट ने एक एक्ट था, उस एक्ट को कोर्ट ने नहीं, हमारी लेजिस्लेचर ने एक एक्ट था, दैट इज अ सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट, जो वैसे 1944 का था, सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944। उसमें अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट करके कोर्ट ने उसमें उसमें अमेंडमेंट किया गया, और फिर बाद में कोर्ट ने इंटरप्रेट भी किया, और कोर्ट ने ये बोला कि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का बाद में जो एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसका स्टोरेज करते हो, जो स्टोरेज करते हो, उसका जो एडवर्टाइजमेंट करते हो, या उसकी पैकिंग जो करते हो, ये सारा भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होगा, जिसका नाम है मोस्ट पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो एक्ट्स, जो मैन्युफैक्चर के बाद हो रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर का ही पार्ट इसको कोर्ट ने कंसीडर किया, और इसलिए इन सब पे भी जो टैक्स है एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप, अगर आप देखेंगे, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टोरेज होता है ना, जैसे रिवर वाटर है, उसमें टरबाइन लगा के आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट की, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज भी किया जाता है उसका, वो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है। मैन्युफैक्चर कर दिया आपने, टरबाइन लगा के आपने वो जो वाटर एनर्जी है उसको चेंज किया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाटर एनर्जी में वापस तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसका मतलब दैट इज ए मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज ए यूनिक थिंग, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लग सकती है। और उसके साथ साथ उसका जो जो प्रोडक्शन करने के साथ साथ उसका अगर स्टोरेज करते हो, तो उस पे जो है कौन टैक्स लगाएगा, वो एक्साइज ड्यूटी का। लेकिन उसमें ये भी चीज है कि बात यहां तक नहीं, देखिए टैक्सेस को इक्वली डिवाइड करना जरूरी है। मान लीजिए रिवर है, वो एक स्टेट में बह रही है, रिवर इज ए इंट्रा स्टेट जुरिस्डिक्शन। वाटर जो एक नदी में, एक ऐसी ऐसी रिवर है जो एक स्टेट के अंदर ही बह रही है मान लीजिए, और अच्छे से उसका फ्लो है, तो वाटर इज ए जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, स्टेट का होता है। फिर भी आपने क्या किया, आपने एक प्लांट एस्टेब्लिश किया वहां पे, यूनियन ने, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वाटरवेज पे, जो डेवलपमेंट होता है वो यूनियन का सब्जेक्ट है। तो आपने एक प्लांट एस्टेब्लिश किया, उस प्लांट के थ्रू आपने क्या किया कि जो वाटर एनर्जी जो थी उसको चेंज किया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टोरेज किया। यहां तक यूनियन टैक्स लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर एंट्री है जो आप अभी मैंने आपको बताई, उसमें एक्साइज ड्यूटी लग सकती है। बट अगर उसका कंजम्पशन करना है, कंजम्पशन करना है उस एनर्जी का, सॉरी उसका जो भी सेल और कंजम्पशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पे जो टैक्स है वो सेल टैक्स में आएगा, और वो कौन लेगा, स्टेट। वो स्टेट के लिए दिया भाई, आप स्टेट के वाटर पे सब कुछ मजे ले रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि सारा टैक्स हम ही ले लेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इक्वल डिवाइडेशन होना चाहिए। इसलिए कंजम्पशन और सेल जो है उस पे कौन करेगा, उस पे जो टैक्स है वो स्टेट लगाएगा। क्लियर हो रहा है आपको ये चीज? ये अदर गुड्स में आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो, ये अदर गुड्स में आ जाएगा। आप ये एंट्री देखिए, एंट्री में लिखा हुआ है ना कि टोबैको, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स,
तो इलेक्ट्रिसिटी अदर गुड्स में आ जाएगी, और उस पर हम लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है या उसका प्रोसेसिंग जो हो रहा है उसका, कि उसको एक चीज से दूसरी चीज में प्रोसेस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसको इसमें करके आप एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हो। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, तो ऐसी कुछ और एंट्रीज है इंटरेस्टिंग है, उससे थोड़ा सा हमें और चीजें समझ में आएंगी, वो हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे। यूनियन की एक दो और एंट्रीज है, फिर उसके बाद स्टेट्स की बहुत सारी एंट्रीज जो हमें समझनी है, कॉन्करेंट में एक दो एंट्रीज। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? आज के लिए हम लोग